अमेरिका की स्थिति इतनी कमजोर आज हो गई है, इतनी कभी नहीं। युद्ध से तुम्हें क्या हासिल हुआ? कुछ बच्चों को मार देने और कुछ स्कूलों को तोड़ देने से। उन्होंने ट्रंप को गुंडा कहा है। President Trump is acting like an international gangster. He is a bully. मांगा तो अमेरिका फर्स्ट के लिए था, इजराइल फर्स्ट क्यों हो गया? ट्रंप साहब पोप से भी भिड़ गए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कह दिया था कि नॉन बायोलॉजिकल है, कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कुछ उसी तरह से उन्होंने खुद को पैगंबर की तरह पेश करके डाल दिया। ये कोई युद्ध नहीं, ये दादागिरी, ये अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी। ईरान ने समझ लिया था कि अब इनकी नस आगे दबी हुई है होर्मुज में। ऐसे में भारत का कोई स्टैंड ही नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने आप को अमेरिका का पिट्ठू बना लिया इस पूरे दौर, और अमेरिका का पिट्ठू बनाने के भारी खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ऐसा सौदा हमने अमेरिका के दबाव में मान लिया, चीन ने नहीं माना। क्या बिगड़ गया चीन का? और हम नहीं मानते तो हमारा क्या बिगड़ता? और अगर बिगड़ भी रहा हो तो आपको कोई स्टैंड लेना होगा अपने हित में कि नहीं, कि आप अमेरिका के हित में स्टैंड लें। खुददारी भी तो कोई चीज होती है। आप आजाद देश है कि नहीं, या फिर से गुलामी आपने स्वीकार कर ली? नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम युद्ध के एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे जिसमें अब सम्मिलित तौर पर तो नहीं, लेकिन फुटकर तौर पर दुनिया बहुत तरह से बात करने लगी। सऊदी अरब ने, जो अमेरिका का सहयोगी है, उसने अमेरिका से अपील की है कि ये आप होर्मुज में जो कर रहे हैं इससे बहुत नुकसान हो रहा है, आप इसको हटाइए और बातचीत की टेबल पे जाइए। एक्चुअली मुझे ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप साहब को ये समझ में आ गया है कि ये सब करके वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह मैं बताऊंगा, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई उनसे कहे और उसके बहाने वो कहें। जैसे पिछली बार उन्होंने पाकिस्तान को लगाया था और अपना नाम बाद में दिया कि हमें कहा जा रहा है तो हम बात कर रहे हैं। अब वो सऊदी अरब को उन्होंने लगाया है। सऊदी अरब ने इस चीज को सारी दुनिया के समय ब्लूमबर्ग में, TRT न्यूज में, गार्डियन में, सब जगह खबर चली गई है। तो ये रास्ता बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही दूसरे चरण की वार्ता हम सुनने वाले हैं, क्योंकि ये जो होर्मुज प्लान किया गया था ये गले में अटक गया है। चीन ने बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। चीन के सेनाध्यक्ष ने एक बड़ा सख्त बयान दिया, उस बयान को देखिए। और उसके बाद अब चीनी राष्ट्रपति ने भी बहुत बड़ा बयान दिया और उनके जहाजों ने वहां जाना आना शुरू किया। आज तो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट ही कर दिया कि एक खास जहाज जो मेथनॉल से लदा हुआ था और जिस पर एक समय में सैंक्शन लगी हुई थी, चीनी जहाज है, और अमेरिका की जो परिधि है जिन जहाजों को रोकना चाहता है अंतरराष्ट्रीय समुद्र में, वो उसमें से एक था और वो चीनी जहाज था और चीन को जा रहा है। मैरीटाइम डिटेल्स उसके हैं, सारी दुनिया उसको नेट पे देख सकती है। और वो जहाज पहले आया, रुका, वापस हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर आया और अब चीन के रास्ते में तेजी से चला जा रहा है। इस परिघटना ने सारी दुनिया में इस होर्मुज के मामले में जो अमेरिका ने फैसला किया है उसकी हंसी उड़ा दी। वैसे 11 तारीख को भी कई जहाज चीन के जो है इस रास्ते से गुजरे थे और घोषणा तो उसके पहले हो चुकी थी। तो चीन इसको डिफाई करने जा रहा है। नंबर एक, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और चीन ने इसको घोषित करके कहा है, जो आप अभी उनके रक्षा मंत्री का बयान सुनेंगे, तो सेना प्रमुख का, उस बयान में तो स्पष्ट है कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारे एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम मान्यता देते हैं, हम उनका पालन करने के लिए अपने जहाजों को वहां से भेजेंगे, उनसे हमारे कारोबारी रिश्ते हैं और ये हमारी सार्वभौम होने की शर्त है। और अगर कोई दुनिया में ये समझता है कि वो हमें इससे रोक देगा तो वो उसकी गलतफहमी है। ये कहा गया है साफ साफ। इस बीच मैं दुनिया से बहुत सारे नेताओं के बयान देख रहा था। न सिर्फ इतना हुआ है कि दुनिया भर में और खासकर यूरोप में और US में, लगभग सभी बड़े देशों में और छोटे देशों में भी इस युद्ध के खिलाफ, ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका में तो आप जानते ही हैं बहुत बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए हैं, बल्कि विभिन्न संसदों में और मंच पर तमाम नेता ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं जो बात असाधारण है। एक वरिष्ठ सांसद है ब्रिटिश संसद में, आज उनका वीडियो आया है और पॉपुलर हो गया है। उन्होंने ट्रंप को गुंडा कहा है, सीधे गुंडा कहा।
और इस हमले को इतनी सख्त निंदा की है, उसके जो अंश हम दिखा सकते हैं, कुछ आपको दिखाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में कहा, जोर से कहा और उस पर तालियां बजी। स्पेन को आपने देख ही लिया। अब दुनिया के सारी जगहों से स्वर बदल गए। आज एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने जो लिखा है, मैंने उसको अनुवाद करके अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया था, उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि दुनिया में ये सब देश वो हैं जिनकी आबादियां भी अमेरिका से सहमत रहा करती थी, लेकिन अब उनके जो लोकतांत्रिक स्वर हैं वो अमेरिका के बारे में क्या कह रहे हैं और अमेरिका के बारे में क्या समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अब सुपर पावर जैसी कोई छवि नहीं रह गई। वो अगर सुपर पावर है तो तीसरे हैं, इकलौते नहीं, और रूस चीन के बाद है। ये कह रहा है एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट है। फिर कह रहा है कि जिस युद्ध में आप गए, आपके $1 ट्रिलियन के सैन्य उपकरण और कई क्षेत्रीय बेस, आप जानते ही हैं कि सारे खाड़ी के देशों में जो क्षेत्रीय बेस अमेरिका ने बनाए थे सब नष्ट हुए हैं। कम ज्यादा की बात हो सकती है। कहा कि इनको बनाने में दशकों लगे थे और अरबों डॉलर लगे थे, और ये सब फिर से इनको बनाना पड़ेगा। बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, ये बेस रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, अब तो ये संकट में आ गया। पेट्रो डॉलर सिस्टम 1965 से चल रहा था, आज वो कमजोर हुआ है और लगातार कमजोर हो रहा है, और पुराने सहयोगी देशों की सीरीज लग गई है साथ छोड़ने वालों की। तो युद्ध कौन जीत रहा है? युद्ध से तुम्हें क्या हासिल हुआ? कुछ बच्चों को मार देने और कुछ स्कूलों को तोड़ देने, कुछ अस्पतालों पे बम कर देने से अतिरिक्त आपको क्या हासिल हुआ? कतर जैसे देशों ने जो पूरी आपकी डिफेंस पर निर्भर है, आपसे दूरी बना ली है और अमेरिकी सेना और राजनयिकों को कहा है कि हमारी जान छोड़ दीजिए, आपकी वजह से हमारे गैस फील्ड पे हमला हो गया, हमारा 17% एक फैसिलिटी जो है 2-3 साल 4 साल बाद उत्पादन में जा पाएगी। और मागा के जो समर्थक थे, जैसे हमारे यहाँ अंधभक्त हैं, वैसे अमेरिका में उनको मागा कहा जाता, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो है, इसका भी वो कह रहे हैं कि 25% 30% जो है वो इजराइल का पिछलग्गू बनने से ट्रंप को, इसकी इजराइल फर्स्ट की आलोचना कर रहे हैं कि मागा तो अमेरिका फर्स्ट के लिए था, इजराइल फर्स्ट क्यों हो गया। और मध्य पूर्व में अमेरिका की स्थिति उन्होंने कहा जितनी कमजोर आज हो गई है, यानी मिडिल ईस्ट में, इतनी कभी नहीं थी। और फिर उन्होंने अर्थशास्त्र की बात की है, ये दूसरों ने भी लिखी है कि जो 3-3.5% की ग्रोथ थी इस तिमाही में, वो 0.5% पे आ गई। तो अमेरिका को हासिल क्या हो रहा है? युद्ध क्यों किया है? सिर्फ बच्चों को मारना हासिल होना है क्या? और होर्मुज तो खुला हुआ था, आपकी वजह से होर्मुज बंद हो गया। तो ट्रंप बेहद कठिनाई में है। एक पूरी सीरीज है नेताओं की और देशों की जिन्होंने ट्रंप के इस फैसले की, इस युद्ध में उनके जाने की कड़वी आलोचनाएं की हैं। उनमें से कुछ मैंने आपके रेफरेंस के लिए इकट्ठा किया है, मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे देश हैं और जो बड़े कमजोर छोटे छोटे देश हैं। फिलीपींस, चीन से उसका विवाद रहता है, इस वजह से वो अमेरिका की गोदी में रहता है। वहां के सेनेटर पेनफिलो पिंग कह रहे हैं कि भाई समझिए, इससे ट्रंप को कह रहे हैं नार्सिस्टिक एरोगेंस है उनमें। फिलीपींस बहुत छोटा देश है, भारत की तरह कोई नहीं है जिसका कोई स्वर ही ना हो इस पूरे विवाद में, जिसकी आवाज न निकलती हो। फिलीपींस आप सोचिए, समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है जिसके बारे में शंका है कि वो आने वाले एक आध सेंचुरी में डूब सकता है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है। उसका एक राजनयिक, एक सांसद ये बोल रहा है भारत में ऐसे स्वर गायब है। यूएन के तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने सीधे सीधे इस वार को ही कंडेम किया था। और चाइना रशिया की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं और दूसरे, स्पेन का आपने बहुत बार सुना है, लेकिन फिर सुन लीजिए। फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुएल अल्बारेस कहते हैं कि ये जो एक्शंस हैं इजराइल और अमेरिका के, ये बिल्कुल किसी सभ्य समाज को अनएक्सेप्टेबल होने चाहिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन कह ही चुके हैं कि यह हाईली डेंजरस है जो अमेरिका प्ले कर रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है ये ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकने की जो कोशिश करने का अमेरिका का तरीका है, ये उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर ले जा रहा है। मतलब ट्रंप की राय से असहमत होने वाले स्वरों की कतार लग गई। जर्मनी के चांसलर ने भी, हालांकि वो शुरू में ईरान की आलोचना कर रहे थे, लेकिन जर्मनी में बहुत प्रदर्शन हुए और बहुत सारे नेता जब विरोध में आ गए, उन्होंने भी अपने को माइल्ड किया। और यूनाइटेड किंगडम में तो आपने देखा उन्होंने स्टैंड ही ले लिया था। तो एक पूरी धारा है
बहुत से सांसद तो इन देशों में आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज से भी हैं, और मुस्लिम समाज से आए हुए तो बहुत सारे लोगों ने, वो तो फिलिस्तीन के सवाल पर भी उनके रुख कड़े ही होते हैं। ऐसे हन्नान न्यूमैन है यूरोपियन पार्लियामेंट के, इन्होंने मार्च में ही कहा था, इसको सीधे ट्रंप और नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि इनके हमेशा स्टेटमेंट शिफ्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी है वॉर ऑब्जेक्टिव्स के मामले। वही जो बात सब कहते हैं कि आए थे सत्ता बदलने, रिजीम चेंज करने, फिर वो छोड़ के दूसरे चीजों पे चले गए। और वो डेवी साहब का मैंने बताया, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है वो तो सुनने लायक है, और वो एक निर्णायक है। वो बहुत पुराने सांसद हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, लिबरल डेमोक्रेट हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने ट्रंप को वो कह दिया जो दुनिया कहना चाहती है। दरअसल बहुत से लोग बहुत से कारणों से नहीं कहते, लेकिन कहे ना कहे दुनिया अब इसको इसी तरह से समझ रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू जो कर रहे हैं, इसको किसी भी सभ्य दुनिया में सहमति नहीं मिल सकती, और आलोचना के ये स्वर लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात ये हो रही है कि ट्रंप साहब पोप से भी भिड़ गए। अपना खुद ही उन्होंने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कह दिया था कि नॉन बायोलॉजिकल है, कुछ उसी तरह से उन्होंने अपने एक्स पेज पे खुद को पैगंबर की तरह से बना के पेश करके डाल दिया। क्योंकि उनके भी समर्थकों में एक हिस्सा ऐसा है जो अंधभक्ति करता है, तो उनको लगता है वो चाहे जो करेंगे लोग उस पर ताली बजाएंगे। लेकिन दुनिया में इसकी भारी हंसी उड़ गई, और पोप से जो आमने सामने आए उस पर इटली की प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रतिक्रिया की, और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने की, और सब लोग हंसे इस पर। तो उनके व्यक्तित्व में अब ऐसा कुछ होता जा रहा है जिससे वो दुनिया में हंसी के पात्र बन गए, और ये बड़ा अजीब है। और आज जैसा सऊदी अरब ने उनसे अपील की है, तो बिल्कुल लगता है कि उन्हें आज नहीं तो कल वार्ता की टेबल पर जाना ही होगा, क्योंकि ये सब उनके ऐसे सहयोगी हैं जो उनको युद्ध के लिए पैसे देते हैं, और जो लोग कह रहे थे कि ईरान पे हमला करके ईरान को नेस्तनाबूद कर दीजिए, अब वो वार्ता की टेबल पे ले जाने के लिए खुद अपील कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कहां और कैसी। दरअसल ये युद्ध क्यों हुआ और इसी समय क्यों हुआ? इजराइल तो हमेशा से चाह रहा था, 20 साल से वो इसके लिए लगा हुआ। अमेरिका इसके लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि अमेरिका इस समय एक दीर्घकालिक लड़ाई अपने हितों की चीन से लड़ रहा है। चीन ने दुनिया भर की जो औद्योगिक क्षमता है उसका ऐसा विकास अपने अंदर कर लिया है कि सारी दुनिया आज चीन पर निर्भर है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। बहुत से क्षेत्रों में तो वो अकेले, जैसे ऊर्जा है, जितना पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर ऊर्जा खपत करते हैं या उत्पादन करते हैं, चीन अकेले उससे ज्यादा करता है। और चीन ने अपने को आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति में बदल लिया है। पीपीपी के आंकड़ों को ले तो चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल चुकी है। जीडीपी के आंकड़ों में भी वो उसका पीछा कर रही है, और कभी भी वो इसमें भी उसको पछाड़ देगा, क्योंकि ग्रोथ का इंजन उसके पास है। अमेरिका इसे डरना शुरू हो गया है। चीन ने अपनी सामरिक सामर्थ्य भी बहुत बढ़ा ली है, तो वो चीन को क्रिपल करने, और चीन के पास लेवरेज के बहुत सारे पॉइंट्स। अभी उसने एकाएक, जब अमेरिका ने ट्रंप के दौर में दुनिया भर को अपने घुटनों पे लाने के लिए, खासकर चीन को लाने के लिए, जो टैरिफ वार शुरू किया था, चीन ने सिर्फ एक दांव से अमेरिका की हवा निकाल दी थी। उसने कहा कि रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई नहीं देगा। ये एक ऐसी चीज है जो आज की दुनिया में उस हर चीज में लगती है जिससे हथियार बनाए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर चलाए जाते हैं, जिससे आज की जितनी भी आधुनिक तकनीक है उसमें इसका बड़ा रोल है। और चीन ने इस पर लगभग 90% नियंत्रण कर लिया है, और उसके पास पैरेलल सारा इस पे A to Z सब बनाने का उसी के पास है। तो एक लेवरेज पैदा कर लिया। ये वो चीज है जो दुनिया में जिसके पास नहीं है वो खतरे में। रूस के पास लेवरेज है कि उसके पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। तो रूस की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी नहीं, भारत से भी कम है, संख्या कम है उनकी आबादी की, इसलिए पर कैपिटा इनकम भारत से बहुत अच्छी है। लेकिन उनका लेवरेज है कि उनके पास एटम बम दुनिया में सबसे ज्यादा है, और अगर कोई उनसे लड़ता है तो वो दुनिया तहस नहस कर सकती है। इसलिए उन पर कभी अमेरिका उस तरह से हमला नहीं कर सकता। प्रॉक्सी कर सकता है कि यूक्रेन को हथियार दे दे, किसी और यूरोप के उसको दे दे, किसी को भड़का दे, लेकिन सीधे नहीं कर सकता। ईरान, चीन के पास ये हो गया है। और यही नहीं, चीन के पास अब आणविक क्षमता भी और अन्य क्षमताएं भी चीन की बहुत तेजी से विकसित हो रही है। इससे अमेरिका जो है और पश्चिम डरना शुरू हुआ। एक आंकड़ा लें कि जो G7 के देश हैं, इनके पास सन 2000 में करीब 42% दुनिया की इकोनॉमी पे इनका कब्जा था। इस समय वो 28% रह गया है। और ब्रिक्स के देश हैं, इनके पास 24% था, ये 40% पे पहुंच गए। तो ग्रोथ का इंजन इधर आ गया है।
ये तो और बात है कि भारत की वजह से ब्रिक्स के देश एक कदम साथ साथ मिलके वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में भारत रहता भी है और विड्रॉ भी कर लेता है अमेरिका की। और भारत में अभी जो भारत के लीडरशिप है ये अमेरिका के साथ ज्यादा रिश्ता बनाना चाहती है। इस चक्कर में वो बहुत सारे ऐसे फैसलों को लटकाए हुए हैं। जैसे ब्रिक्स में ये चर्चा है कि हम लोग अपनी करेंसी चलाएं और अमेरिकन डॉलर करेंसी से अपने को विड्रॉ कर लें। भारत नहीं करता, भारत ने ही इसको रोक रखा है। ब्राजील कॉन्फ्रेंस में भारत की वजह से ये फैसला नहीं हो सका। तो भारत अभी ब्रिक्स में होते हुए, इसको बहुत लोग लिख भी चुके हैं दुनिया में कि भारत जो है ब्रिक्स में G7 का एजेंट है। ये कहा जाता है भारत को दूसरे देश, ब्राजील वगैरह में बहुत सारे नेता ऐसा कहते हैं। तो इस स्थिति में मतलब जो सामने जो शक्ति संतुलन दुनिया का बदल रहा है, उसमें चीजें अमेरिका से छिन के चीन की तरफ बढ़ रही। इससे ये स्थिति पैदा हो गई कि ईरान जो चीन को 80% अपने तेल की सप्लाई करता है, और चीन की पेट बहुत बड़ा है, जैसा मैंने कहा दुनिया की फैक्ट्री है, तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए। तो बहुत एनर्जी कहाँ से आएगी? तो उसका एक बहुत बड़ा वेनेजुएला में उसका एक बहुत बड़ा सप्लायर था। तो वेनेजुएला के पास ईरान अमेरिका ने टारगेट किया हुआ था कि अगर ईरान को हम इससे रोक दें तो चीन पे थोड़ा दबाव डालने में सफल हो जाए। इसलिए इस युद्ध में अमेरिका का पार्टिसिपेशन ज्यादा हुआ, लेकिन चीजें उनके अनुकूल नहीं घटी। और जब युद्ध लंबा चलने लगा तो अमेरिका का दम फूलने लगा, उनका बहुत नुकसान होना शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने इस बीच महंगा तेल बेच के, महंगी गैस बेच के उसके कुछ हद तक भरपाई कर ली, लेकिन उनकी बाकी चीजें सब नष्ट हो रही थी और पॉलिटिकली वो खतरे में जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीतिक रूप से वो नवंबर के चुनाव में कठिनाई में पड़ने जा रहे थे। तो ट्रंप इस समय हड़बड़ा के किसी तरह इस युद्ध को खत्म कराना चाहते थे, और उन्होंने अपने जो उनके सुन्नी स्टेट्स हैं और नाटो में जैसे तुर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, इन सबको लगाया कि किसी तरह कोई समझौता वार्ता हो जाए। बीच बीच में वो 2 दिन नहीं करेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे, ये सब बोल बोल के रास्ता दे रहे थे कि किसी तरह से हो जाए। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं था। ईरान ने समझ लिया था कि अब इनकी नस आगे दबी हुई है होर्मुज में, तो अब हमें अपना लेवरेज इसका हासिल करना है। और इस बीच चूंकि ईरान में सफलता हो रही थी, ठीक है, उनके करीब 2000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, कई हजार घायल हो गए, लेकिन ईरान इस युद्ध को लंबा चला सकता था और उसे चीन और रूस का अंदर से समर्थन प्राप्त था, सप्लाईज का और तकनीक का। तो नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की नस दबना शुरू हुई और अल्टीमेटली हालत ये हुई कि 3-4 डेट्स देने के बाद जब ट्रंप को अपनी सफलता हासिल नहीं हुई तो वो एकदम ऐसी धमकी पे उतर आए कि जैसे वो विनाश कर देंगे और एटम बम चला देंगे, जिसकी यूनाइटेड नेशन और सब जगह आलोचना हुई। तब ये पाकिस्तान वगैरह ने, और खासकर पाकिस्तान ने, चूंकि उसका जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है, ये डील अभी हासिल की है जिसमें 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की बात की गई है। तो ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमला नहीं करेंगे, ये तो पुष्टि हो गई है, लेकिन इजराइल अभी लेबनान पर अपने हमले जारी रखे, क्योंकि इजराइल सोचता है कि अब युद्ध जब छिड़ी गया है, उसके लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे नुकसान जो होना था हो गया है, उसकी सेनाएं लेबनान में घुसी हुई हैं, तो वो हेजबुल्ला को कमजोर कर देना चाहता है, जैसे उसने हमास को किया अभी गाजा युद्ध में। वो सोचता है कि जो भी बदनामी खुशनामी होनी है इसमें हेजबुल्ला को वो कमजोर कर दे। तो इसलिए वो एक अलग एरिया है जो अभी इशू बनेगा। लेकिन हमारे लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि इस पूरे दौरान भारत की कोई भूमिका ही नहीं रही। भारत जैसे महादेश की इस तरह की समस्या में कोई भूमिका न हो और भारत हर चीज अमेरिका की इच्छा के अनुसार करता हुआ मिले और ये दुनिया इसको जान जाए, इससे शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है। आज जब जापान जैसा देश जो पूरी तरह से अमेरिका के जेब में है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब से उन पर एटम बम फेंका गया था, उसके पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप के व्यक्तित्व की कड़ी आलोचना उन्होंने की है इंटरव्यू में, शायद अल जजीरा पर है। वो कह रहे हैं कि ये तो मतलब सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, इस तरह से कैसे राजनय होता है। तो दुनिया में लगभग सभी इस समय ट्रंप को, उनकी कमियों को, उनकी गड़बड़ियों को सामने खड़े होकर कह रहे हैं। फ्रांस वगैरह ने तो बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया है। ऐसे में भारत का कोई स्टैंड ही नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने आप को अमेरिका का पिट्ठू बना लिया इस पूरे दौरान, और अमेरिका का पिट्ठू बनाने के भारी खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है, आर्थिक रूप से और अन्य रूप से। ईरान से हमारे यहाँ तेल आया था 2019 में, हमने अमेरिका के सैंक्शन लगाने पे उसको बंद कर दिया। हमें वो मुफ्त में बिना जहाज का किराया लिए, बिना इंश्योरेंस लिए हमारे कारखाने तक, हमारे बंदरगाहों तक
कच्चा तेल पहुंचा देते थे और वो हमें कंसेशन भी देते थे और रुपए में देते थे। हमारे ही बैंक में रुपया रखते थे जो हमारे ही बाजार से सामान खरीदने के काम आता था। ऐसा सौदा हमने अमेरिका के दबाव में मान लिया, चीन ने नहीं माना। क्या बिगड़ गया चीन का? और हम नहीं मानते तो हमारा क्या बिगड़ता? और अगर बिगड़ भी रहा हो तो आपको कोई स्टैंड लेना होगा अपने हित में कि नहीं, कि आप अमेरिका के हित में स्टैंड लेंगे? बिगड़ने का इंतजाम कीजिए, जैसे चीन ने किया, जैसे दुनिया कर रही, जैसे ईरान ने किया। 9 करोड़ का देश है, चारों तरफ से उसके सुन्नी स्टेट्स हैं जो होस्टाइल थी उसके। खुददारी भी तो कोई चीज होती है। आप आजाद देश है कि नहीं, या फिर से गुलामी आपने स्वीकार कर ली? ये जवाब हमारे नेतृत्व को देना होगा। ये सवाल है, इस युद्ध के समय ये सवाल आ गया है। तो आज तो हम इतनी ही बात करेंगे कि ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें एक ऐसे देश को जिसको हमारे टेलीविजन चैनल और हमारा राजनीतिक विमर्श 24 घंटे कोसता रहता है, आलोचना करता रहता है, जो हमारे में से एक टुकड़ा है, धर्म के नाम पे अलग होकर उसने एक फेल्ड स्टेट बनाई है जिसका इसमें कोई शक नहीं है, आर्थिक रूप से और अन्य रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो हमसे बेहतर राजनयिक कर ले जाए ऐसे मामले में जिसमें दुनिया फंसी हो, उसको दोनों पक्ष जो है उसका नाम लेके उसको धन्यवाद दे रहे हों, और हम 150 करोड़ के देश उसके बगल में भूमिका विहीन खड़े हों, सिर्फ नुकसान उठा रहे हों, तो ये निश्चित तौर पर हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा एक सीखने के लिए है। लेकिन क्या हमारा नेतृत्व इस सब से सीखेगा? ये सवाल आज के कार्यक्रम का अंतिम सवाल आपके सामने प्रस्तुत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बढ़ाइए और सब्सक्राइब कराइए इनको, राउंड वालों को।